नमस्ते छात्रों। आज हम अगला जो 7वां पाठ है डॉक्टर का अपहरण यह देखने जा रहे हैं। इसके लेखक है डॉक्टर श्री कृष्ण देवसरे जी। यह जो डॉक्टर का अपहरण ये जो पाठ है एक वैज्ञानिक कथा है छात्रों, और इस वैज्ञानिक कथा के माध्यम से आज का जो प्रदूषित वातावरण जो है उस प्रदूषित वातावरण के बारे में, यानी जल प्रदूषण है, पानी खराब हो रहा है, हमारा वायुमंडल भी खराब हो रहा है, यानी बढ़ती जो वैज्ञानिक प्रगति है वह मानव जाति के लिए किस प्रकार हानिकारक है, इसकी ओर इस कथा के माध्यम से डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने यहाँ हमें बताने का प्रयास किया है। तो छात्रों चलते हैं हम उस पाठ की ओर। 7वां पाठ है डॉक्टर का अपहरण। इसको देखने के पहले हम ये जो लेखक हैं हरिकृष्ण देवसरे जी, इनका संक्षेप में जो परिचय है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किताब में भी दिया है, वही आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। उनका जन्म 9 मार्च 1938 में और उनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 में हुई। श्री कृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली हैं। देवसरे जी की प्रमुख कृतियां हैं छात्रों, खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरियां, गिरना स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। ये हैं हिंदी के जाने माने बाल साहित्यकार डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी का संक्षेप में परिचय हमने देखा है। तो इस गद्य में देवसरे जी ने हमें क्या बताने का प्रयास किया है, तो छात्रों मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये एक विज्ञान कथा है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, यानी आज जो बढ़ते हुए कारखाने हैं उनसे धुआं निकलता है, कारखानों से जो खराब जल होता है, खराब पानी होता है, वह जमीन पर वैसे ही नालों में बहता है और इस बहते पानी के कारण वो जमीन में रिश्ता भी है और उससे कारण जल स्रोत जो है अच्छे अच्छे वो खराब होते जा रहे हैं। यानी जो ज़मीन है उस वह भी खराब होती जा रही है, उसमें क्षार बढ़ रहे हैं। ये अंधाधुंध होने के दुष्परिणाम है। मशीनों की बढ़ती संख्या, अब लोग श्रम करने के लिए उन्हें पहले जैसा श्रम करना नहीं पड़ता क्योंकि मशीनें उनकी सहायता कर रही हैं। और जो प्रदूषण फैला है, बढ़ती बीमारियां, अब श्रम न करने की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। बौद्धिक स्तर पर ज़्यादा काम करने के कारण भी बीमारियां बढ़ रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। इस तरह जो प्रदूषण बढ़ रहा है उस प्रदूषण की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए देवसरे जी ने यह जो कहानी है, वैज्ञानिक कथा है, वो लिखी है छात्रों। तो ये कथा जो किताब में दी हुई है वह पीपीटी के माध्यम से मैं पढ़ता हूँ। कोई कठिन शब्द हो तो उसके अर्थ भी मैं बताते जाऊँगा। ध्यान से आप अपने मोबाइल पर यह पढ़िएगा मेरे साथ ही। तो आप किताब निकालिए और डॉक्टर का अपहरण जो ये पाठ है वो पढ़ना शुरू करते हैं छात्रों हम, या मोबाइल पर भी आप देख सकते हैं, वह भी मैंने ये किया है। कुछ महीने पहले अपने डॉक्टर भटनागर के अपहरण अचानक लापता हो जाने का समाचार पड़ा होगा। कुछ महीने पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पड़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला।
हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। रात के 2 बजे का समय था, है ना। एकदम भटनागर के घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ उठ गए। उनकी पत्नी जाग कर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा रोज ही होता है जब भी कोई मरीज सीरियस होता। तो आपने, लेखक कहते हैं, कुछ दिन पहले वर्तमान पत्र में, अखबार में डॉक्टर भटनागर के लापता होने की खबर छप चुकी थी, लेकिन फिर उसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया। लेकिन यह बात असल में यह हुई थी कि एक दिन रात के 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जाग कर भी सोती रही, क्योंकि जो एक कई मरीज जो होता है वो सीरियस हो जाता है, ज़्यादा बीमार पड़ता है, तब ये डॉक्टर साहब उठकर उसके पास जाते ही थे। अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ गया। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते बल्कि सहर्ष चले जाते। डॉक्टर का काम ही यह है कि जो बीमार व्यक्ति है, अगर वो उसकी बीमारी बढ़ जाती है तो उसकी देखभाल करना उसका कर्तव्य होता है। वो निभा रहे थे, वो कोई बुरा नहीं मानते थे। रात कितने समय कोई आता तो भटनागर जाते थे। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता नहीं, है ना। डॉक्टर लोग तो रात के समय का ज़्यादा बढ़ा लेते, लेकिन भटनागर बहुत अच्छे डॉक्टर थे। सेवा करना ही उनका काम था, तो फीस की चिंता वो नहीं करते। उस रात भी वो उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वो 1-2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते ही अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। क्या करते, जब वो रात को देर से चले जाते तो मरीजों को देखते देखते सुबह हो जाती, और वो सुबह जल्दी आते, क्योंकि उन्हें फिर अस्पताल में जाना होता और समय के वो पाबंद थे। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। ये रोज का समय, डॉक्टर जाते थे, सुबह आते थे, लेकिन आज नहीं आए। उनकी पत्नी थोड़ी सी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज अधिक गंभीर, उसकी हालत अधिक बिगड़ गई होगी, देखते रहेंगे। लेकिन अस्पताल से जब दूसरे मरीज भी उन्हें बुलाने ले आए तो उनकी चिंता बढ़ गई, हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी नहीं। डॉक्टर साहब के मित्रों के यहाँ फोन किया। कुछ देर के लिए वह यह मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हों और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हों। उन्होंने अंदाज लगाया, सोचती रही कि अब क्या होगा, क्यों नहीं आए होंगे। देर का किसी गए होंगे तो वहाँ से आ जाने असुविधा होगी, तो वो नहीं आ सके, कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। ऐसे डॉक्टर की पत्नी सोचती रही, है ना। शाम तक भी डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया, लेकिन दिन भर वो राह देखती रही, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आए। आखिर उसने क्या किया, पुलिस स्टेशन को फोन किया, इन्फॉर्म किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। वायरलेस ने बिना वायर का फोन, अब मोबाइल है, उस तरह के मोबाइल नहीं थे जिस समय कहानी लिखी गई, उस समय छात्रों वायरलेस फोन थे। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपने कार में नहीं गए, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी।
जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे, है ना। देखिए चित्र में दिखते हैं टायर के जो निशान थे, है ना। यही बताती रही कि वो अपनी गाड़ी से नहीं गई, उन्हें लेने के लिए कोई बड़ी गाड़ी आ गई थी और वह उन्हें ले गई। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं, क्योंकि पहियों के निशान जो देख रहे थे ना जमीन पर पड़े फुटपाथ पर, है ना, चित्र में दिख रहे वैसे, तो वह ट्रक में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। मोहल्ला नहीं, आसपास रहने वाले लोग जो होते हैं उनसे पूछताछ किया गया, फिर भी पुलिस ने वायरलेस से ये सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंट हो या अपघात हो तो भी सूचना दे जाए। डॉक्टर साहब का कोई अपघात तो नहीं घटित हुआ होगा। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई। उनका कोई दुश्मन नहीं था। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करें, उन्हें किडनैप किया गया हो, फिरौती वसूल करना चाहता हो, है ना, पैसों के लिए उनका अपहरण किया हो। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो, है ना। हम पिक्चर में देखते हैं ना, हिंदी फिल्मों में कोई डाकू बीमार होता है तो डॉक्टर को आँखों में पट्टी बांध कर ले जाते हैं और वो मरीज ठीक हो जाने की, वह डाकू ठीक हो जाने के बाद उन्हें फिर वापस छोड़ा जाता है। ऐसा कोई प्रकार घटित हुआ होगा। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। दिन पर दिन बीतने गए लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। उसके इस तरह का रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। भटनागर जैसा मशहूर आदमी लापता होता है तो हमारा क्या होगा। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया। अगर हम पेपर अखबार में बात ये जो खबर है चला देंगे तो और भी लोग डर जाएंगे, इसके कारण अखबार वालों ने भी उनकी यह बात छापनी बंद कर दी थी। चलिए आगे देखते हैं। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हुई थी कि वो पति जो अचानक गायब हो गया है, पागल जैसी बन गई। वो हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। प्रतीक्षा करना, राह देखना, रोज दरवाजे पर जाकर उनकी राह देखती। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर किसी से वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे जैसे कि भटनागर गायब हो गए थे उस दिन। जो गाड़ी के पहियों के निशान थे ठीक वैसे ही मोटी का ट्रक के पहियों जैसे निशान फिर श्रीमती भटनागर जी को दिख पड़े। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे। उन्हें लगा डॉक्टर आए होंगे, लेकिन कहाँ हैं। उन्हें तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन मशीनों को देखकर कुछ भी अंदाजा लगाना कठिन था। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। एक सीडी वहाँ मिल गई और वो सीडी जो कंप्यूटर में हम डालते हैं उस प्रकार की सीडी, और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए, दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर
जी बोल रहे थे और उस सीडी में भटनागर जी की आवाज़ रिकॉर्ड की गई थी और वो बोल रहे थे। सब लोग दंग रहकर वो सीडी सुनने लगे। देखिए, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे। डॉक्टर साहब क्या कर रहे थे, देखिए सुनिए। वो सब लोग, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होगे। शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, आपने तो मुझे मरा हुआ समझ लिया होगा, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ों मील दूर मैं एक अन्य सौरमंडल के ग्रह पर ग्रह पर अब जो अन्य सौरमंडल जो है ना छात्रों, ये जो सूर्य, पृथ्वी, बुध, गुरु है ना, हाँ, नेपच्यून, प्लूटो, ये जो ग्रह है छात्रों, वो ग्रहों का हमारा एक परिवार है। और हमारे परिवार, जो परिवार होता है, हर परिवार का एक मुखिया होता है। उसी प्रकार ये जो सूरज है ना हमें दिखने वाला, हाँ, हमारे परिवार का एक मुखिया है। और ये मुखिया है, उसके साथ जो पृथ्वी है, बुध है, मंगल है ना, नेपच्यून है, प्लूटो है, यूरेनस है, शनि ग्रह है। ये जो अलग अलग जो ग्रह है, उस सूरज के परिवार के हम क्या हैं, सदस्य हैं। और इसी परिवार में पृथ्वी घर पर रहने वाले हम निवासी हैं। तो वे कहते हैं कि तुम आज और ऐसे सूर्य, अब जो हमारा मुखिया सूरज है ना, ऐसे बहुत सारे मुखिया, बहुत सारे सूरज इस आकाश में रहते हैं। यह हमारा एक परिवार हो गया। तो भटनागर जी कहते हैं ये जो हमारा सौरमंडल है, यानी किसी दूसरे कुटुंबों के जो सूर्य है उसके जो सदस्य यानी ग्रह जो है, उस ग्रह पर मुझे ले जाया गया है ना। तो हमने एलियन के बारे में सुना है ना, दूसरे ग्रहों के वासी इसे एलियन कहते हैं, आप कार्टूनों में देखते हैं ना। हम धरती वाले सोचते थे कि शायद दुनिया में जो कुछ है वो हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य है और सभी के अपने अपने ग्रह है। अभी मैंने बताया था, है ना। इसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, जो हमारे आकाश में दिखाई देता है। वो जो नीला दिखाई देता है ना हमें, वो तो कुछ नहीं, अंधकार ही होता है, यानी कुछ खाली जगह है ना। जहाँ तक सूरज, जो अंधकार पर जो प्रकाश रोशनी पहुँचती है तब तक दिखाई देता है, और जो नीला नीला दिखाई देता है वह जो है वो अंधेरा है ना। उन ग्रहों पर दुनिया बनी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतशील हैं, और हम जैसे लोग इन ग्रहों पर हैं और हमसे भी उन्नतशील है, हमसे भी ज़्यादा प्रगति उन्होंने कर ली है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख बहुत ही ज़्यादा है। मैं अपने देश को, अपने पृथ्वी को, अपने मित्रों को, सपरिवार को छोड़कर यहाँ दूर आया हूँ। लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे, है ना। मुझे इस बात की खुशी है कि हम अकेले नहीं हैं, हम जैसे और भी आदमी सौरमंडल में हैं, है ना। और ये जो मैं बता रहा हूँ, इस बात से मुझे आशा है कि कुछ लोग क्या रहेंगे, सबक लेंगे और अभी सुधर जाएंगे। इसलिए मैंने ये सीडी आपको भेजी है। डॉक्टर भटनागर आके कहते हैं, हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया, है ना। वो बताती है मैं कैसे आया, फिर वापस कैसे आया, कहाँ गया, वो मेरी कहानी सुनो। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। डॉक्टर भटनागर को अमेरिका में एक सम्मान मिला था, और वो बहुत होशियार थे, ज्ञान के भंडार थे। उनके ज्ञान के बारे में अमेरिका में सम्मान होने के कारण जो बात थी वो गुप्त रीति से उन लोगों ने इकट्ठा की थी। ये सभी तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। बेल बजाई थी ना 2 बजे, चलो आप सवारी पर बैठ जाओ, ऐसा उन्होंने कहा। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। मैंने ये विचित्र यान देखा तो मैं चौंक पड़ा। पहले तो चला, फिर मुझे
हैरानी हुई। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। देखिए छात्रों, इस 3 जो लोग हैं, ये 3 लोगों ने उन्हें बांध कर, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ऐसे यान पर उन्होंने क्या किया, 3 लोगों ने उन्हें अंदर डाल दिया पग जकड़कर। यान तेजी से घूमकर सू सू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मैं ऊपर गया था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण में अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है और उनकी अनुमति से ही मैंने आपको यह सीडी रिकॉर्ड करके यहाँ भेजी है ना। इस तरह एलियन यानी दूसरे ग्रह के वासी जो हैं, उन्होंने डॉक्टर भटनागर का क्या किया है, अपहरण किया है। इस ग्रह पर का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान है कि यह सौरमंडल के दूसरों तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, जैसे हमने बना रखे हैं। यहाँ भी कारखाने हैं, बाजार हैं, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ हैं, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन्हें विज्ञान के क्षेत्र में आगे हैं। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए उन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। यानी हमारा जो सूर्य का परिवार जो है, हम रहते हैं, वह उसके नज़दीक के ही ये लोग हैं, इसलिए उन्होंने मेरा नज़दीक होने के कारण अपहरण किया है। आए समझ में छात्रों? आगे देखिए, मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। चिकित्सा शास्त्र यानी वैद्यकीय शास्त्र जो होता है, बीमार लोगों को, डॉक्टरों का जो शास्त्र है, बीमार लोगों को सही करने का, उसमें पिछड़े हुए हैं। हमारे जैसी उन्नति उनमें नहीं हुई है। एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है। विज्ञान ने बहुत तरक्की की हुई यह ग्रह है। यहाँ के आदमी जब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं, यहाँ के आदमी मशीन जैसा काम करते हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया, है ना। अब देखिए, पहले कितने लोग लगते थे सड़क बनाने में, लेकिन अब लगता है कि अब जेसीपी मशीन है, पोकलैन है ना। अब जो होता है मिट्टी भरने के लिए जो जेसीबी का इस्तेमाल होता है, यानी सब काम हम मशीनों द्वारा करते हैं। उसी तरह वहाँ भी हो गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम हैं। देखिए, मशीनें ज़्यादा है, लोग कम हैं। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी और यहाँ के लोगों का एक विचित्र तरह का सडन रोग होने लगा है। और बात यह है कि इस लोगों को एक प्रकार का सडन रोग, इस रोग जो आदमी है उनके जो शरीर होता है वो सड़ने लगा है, गलने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज ने अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनी ही हैं जो इन्हें नकारा बने हुए हैं। इस रोग क्यों हो गया है? मशीनों के कारण क्यों हो गया है। जैसे कि कोरोना बीमारी है ना हमारे यहाँ, अब लोग मरते जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन लगा चुके हैं, हम इंजेक्शन लगाते हैं, फिर भी ये रोग हो रहा है ना। 1 डेढ़ 2 सालों से हम सारा हमारा जो पृथ्वी का जो देश है वो घर में बैठा है।
ये जो समस्या है उसी तरह का समस्या उस ग्रह में पैदा हो गई। लोगों का शरीर एकदम सड़ने लगा और वह आदमी मरने लगा, उस पर कोई उपचार नहीं है, जैसे कि कोरोना की बीमारी पे है ना, उसी प्रकार यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। उन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे वहाँ बुलाया जाए। तब कोई किसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काट कर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। क्यों अपहरण किया था डॉक्टर जी का कि उन्होंने वहाँ का पृथ्वी का एक डॉक्टर लाया जाए और हमारे जो अंग है सड़े हुए वो काट दिए जाए, और वो डॉक्टर क्या करेंगे, दूसरे अंग वहाँ प्रत्यारोपित करेंगे, लगाएंगे। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है, हमारे यहाँ भी प्रगति हो रही है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है, मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। देखिए छात्रों, यहाँ क्या कह रहे हैं भटनागर जी, हमारे यहाँ भी वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, मशीनों से काम किया जा रहा है ना, हम कारखानों में देखते हैं। उसी प्रकार हमारे यहाँ भी हो रहा है। डॉक्टर साहब कहते हैं ऐसा न हो जाए, इसी प्रकार हम प्रगति कर जाए और उसी प्रकार के रोग हमारे यहाँ भी निर्माण हो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रदूषणों को कारखानों की ओर निर्भर रहने के बजाय पहले जैसे ही मनुष्य श्रम से ही निर्भर होना चाहिए। जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेंगे। कैसे दिन आने में, जिस ग्रह में, उस ग्रह पर जो जैसे सडन रोग आया है उसी प्रकार का कोई रोग आ जाएगा। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य की का ही संकेत हैं। अब कोरोना की महामारी है, कोरोना में भी उसी तरह का एक संशोधन है। ऐसा माना जाता है कि चीन के लोगों ने वो तैयार किया है ना, ऐसे लोग मानते हैं, और ये लोगों को मारने के लिए भेजा। उसी प्रकार की जो विज्ञान की प्रगति की वो हानिकारक के लक्षण ही हैं। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दी। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। एक भी इंसान यहाँ जीवित नहीं रहेगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। देखिए, कल्पना कीजिए अगर पृथ्वी पर एक ही आदमी जीवित नहीं है तो यहाँ क्या होगा। बड़ी बड़ी इमारतें होगी, कारखाने होंगे, चलाने वाला तो कोई आदमी नहीं होगा। हा? इस प्रकार की स्थिति यहाँ हो सकती है अगर नहीं सुधरेंगे, इस प्रदूषण को हम कम नहीं करेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, हवा शुद्ध नहीं करेंगे, तो ये बातें हो सकती हैं। इसकी ओर लेखक हमारा ध्यान यहाँ आकर्षित करते हैं। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वो चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा है, यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उनकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इन पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। चमड़ी ही अलग प्रकार की होती है, अलग किस्म की होती है। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य वह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर बीमार ही न पड़े तो चिकित्सा किस पर की जाए, है ना। और जब किसी चीज़ की जरूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है ना, है ना। अगर कोई ज़रूरत ही नहीं है तो उसके बारे में कोई नहीं सोचेगा, तो अन्वेषण यानी शोध संशोधन किस प्रकार होगा, नहीं होगा। हाँ, है ना। जरूरत ही संशोधन जब ज़रूरत पड़ती है उसी पर विचार होता है, संशोधन होती है, खोज की जाती है, उसका अन्वेषण होता है, ये बात होती है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए। किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है, इनके एक भयानक रोग हो गया है।
आगे देखिए, मैंने सडन रोग का अध्ययन कर लिया है और इसके शरीर की बनावट का भी। मैंने पहले सडन रोग का अध्ययन किया, इनकी बनावट का अध्ययन किया, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इनको बचाने की। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। यह काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। डॉक्टर कह रहे, मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबतों से बचने का रास्ता बता सकूं। वो कहते हैं कि अगर मेरा यहाँ से पृथ्वी पर आना तब भी मुमकिन होगा जब मैं इनकी बीमारी को सही करवाऊँ। अगर ये नहीं होगा तो मुझे रहना पड़ेगा। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए कि वे यहाँ अन्वेषण करेंगे, खोज करेंगे। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। ये बात उन्होंने गुप्त रखी है। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। अगर उन्हें लगा तो मैं नीचे आ सकता हूँ, मेरी मन से नहीं आ सकता। इसलिए इनसे विरोध बोल लेना ठीक न होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूँगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड के संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन भी हुआ था आज के लिए और भविष्य के लिए भी। भविष्य के लिए यानी हम भी सुधरे, प्रदूषण रोके, पेड़ों को लगाएं, हमारी पृथ्वी का पर्यावरण स्वच्छ और समृद्ध रखे, है ना। इसी प्रकार की यह कहानी है छात्रों, आपको समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे फ़ोन पर पूछ सकते हैं, है ना। धन्यवाद छात्रों।